रात के 11 बज चुके हैं। आप में से अधिकतर लोग या तो खाना खाने जा रहे होंगे या सोने जा रहे होंगे। इसी बीच लल्लन टॉप फुदक के आपके पास आ गया है। बताना ये था कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वेंकैया नायडू को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। आज 17 जुलाई है। दिन में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। सभी पार्टियों के सभी नेताओं ने लगभग सभी नेताओं ने वोट डाले। खबर इस तरह की भी आई कि विपक्षी पार्टियों के भी कई नेताओं ने बीजेपी के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे रामनाथ कोविंद को उनको वोट दिया है। और अभी शाम को बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बाहर आकर बताया कि पार्टी ने वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पहले ही महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा चुका है। वो दिल्ली से आते हैं लेकिन चेन्नई में रह रहे हैं वो लंबे समय से, तो उनको साउथ इंडियन कैंडिडेट के तौर पे उतारा गया। और अभी वेंकैया नायडू जो आंध्र प्रदेश से आते हैं तो उनको भी एक साउथ इंडियन कैंडिडेट की तरफ से उतारा गया है। आइए हम आपको वो 5 कारण बताएंगे जिनकी वजह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू को कैंडिडेट चुना है। सबसे पहला कारण तो यह है दक्षिण भारतीय उम्मीदवार का होना। कांग्रेस ने जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को कैंडिडेट बनाया, तो जब उनसे इस चीज का कारण पूछा गया तो कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कि गोपाल दक्षिण भारतीय हैं और इस वजह से प्रमुख पार्टियां उनका समर्थन करेंगी। गोपाल दिल्ली में पैदा हुए हैं लेकिन वो लंबे समय से चेन्नई में रह रहे हैं। और कांग्रेस को पहले भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार घोषित करना था वो उन्होंने पहले नहीं घोषित किया था। वो चाहते थे कि सत्ता पक्ष पहले अपनी तरफ से पहल करे, वो कैंडिडेट घोषित करे, तब हम अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे। इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद के जरिए एक ऐसा दांव खेला जिसे विपक्ष काउंटर नहीं कर पाया। मीरा कुमार को उतारा गया, राष्ट्रपति चुनाव को दलित बनाम दलित का रंग दिया गया, लेकिन उसके बाद भी रामनाथ कोविंद मजबूत स्थिति में खड़े नजर आए। अभी गोपाल कृष्ण गांधी के लिए जब वेंकैया नायडू को आगे किया गया है तो ये दक्षिण भारतीय के जवाब में बीजेपी का दक्षिण भारतीय जवाब है। वेंकैया आंध्र प्रदेश से आते हैं और राजनीति में उनकी कर्म भूमि भी आंध्र प्रदेश ही रही है। वो वहाँ छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और अभी वो दक्षिण भारत के लिहाज से बेस्ट कैंडिडेट थे। दूसरा कारण ये रहा कि उत्तर और दक्षिण का सामंजस्य। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को कैंडिडेट बनाया था तब ये उनके जो और उसके साथ मैसेजेस आ रहे थे तो उसमें देखा गया कि वो कानपुर से आते हैं और दलित हैं। उनकी नाम की घोषणा के बाद जब विपक्ष ने मीरा कुमार को कैंडिडेट बनाया तो वो चुनाव दलित बनाम दलित का हो गया। अब अगर नायडू की नैया पार लगती है तो उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से होगा और इससे बीजेपी का उत्तर और दक्षिण भारत का संतुलन बन जाएगा। तीसरा एक बड़ा कारण यह है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को अभी बहुत प्रचार करना है। नायडू संभवतः बीजेपी के इकलौते नेता हैं जिन्होंने दक्षिण भारतीय होने के बावजूद हिंदी सीखने पर मेहनत की और उसके बाद उत्तर भारत की रैलियों में भाषण भी दिए। बीजेपी को दक्षिण के जिन राज्यों में अभी बहुत मेहनत करनी है उन राज्यों की पार्टियों के साथ वेंकैया नायडू के अच्छे संबंध हैं। वेंकैया के आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ अच्छे रिलेशन है, जिनकी पार्टी टीडीपी एनडीए का हिस्सा है पहले से। अगर नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ संतुलन बिठा ले जाते हैं तो उन्हें टीआरएस का भी एनडीए को समर्थन मिल सकता है। चौथा एक बड़ा कारण यह है कि वेंकैया को संसदीय कार्य का बहुत अनुभव है। वो 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 1998 में उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा भेजा गया था। 2004 और 2010 में भी वो कर्नाटक से राज्यसभा भेजे गए। 2016 में जब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी तब वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाए गए। 2014 से 2016 के बीच नायडू संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। तो इस हिसाब से उच्च सदन में उनका टोटल एक्सपीरियंस 19 साल से भी ज्यादा का है, जो शायद उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा है। बीजू जनता दल, एआईएडीएमके, तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये चारों पार्टियां अभी अपने अपने राज्यों में सत्ता में है। बीजू जनता दल कर्नाटक में, एआईएडीएमके तमिलनाडु में, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में। राज्यसभा में अपने अपने राज्यों में सत्ता में होने की वजह से इन चारों पार्टियों का राज्यसभा में इनकी मौजूदगी बहुत ही ठोस है। नायडू के इन चारों पार्टियों के नेताओं के साथ रिलेशन अच्छे हैं और बीजेपी इन चारों राज्यों में सरकार बनाना चाहती है। तो अभी जब तक बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, तो तब तक वो नायडू के सहारे अपना काम चला सकती है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो नायडू बीजेपी के बड़े गेम प्लान का हिस्सा नजर आ रहे हैं।
आखिरी पांचवा और आखिरी कारण ये है कि नायडू के पास 25 साल का अनुभव है, लेकिन उनके ऊपर उनके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ है। नायडू 1972 से राजनीति में है। वो छात्र नेता के तौर पर वो बहुत सफल रहे। मीसा कानून के तहत जेल गए, संघ से जुड़े, एबीवीपी के सदस्य रहे। बीजेपी में, पार्टी में उन्होंने प्रवक्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। वो अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अभी की मोदी सरकार में भी मंत्री हैं। लेकिन इस लंबे राजनीतिक सफर के दौरान उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनके साथ कोई विवाद नहीं है, उनके ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक सामाजिक लांछन नहीं लगा। उनकी 2 संतान हैं, लेकिन वो दोनों भी राजनीति से दूर हैं। खुद नायडू की छवि भी काम डिलीवर करने वाले नेता की है। नरेंद्र मोदी की जब से सरकार सत्ता में आई है, तब से उनकी छवि साफ रखने पर बहुत जोर रहा है। उनकी कैबिनेट में जो रसायन और उर्वरक मंत्री रहे थे निहाल चंद मेघवाल, उनके ऊपर जब रेप का आरोप लगा था, तब सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी कि उन्होंने किस तरह के नेताओं को अपनी कैबिनेट में जगह दे रखी है। हालांकि उसके बाद से पार्टी ने काफी फूंक फूंक कर कदम रखा है और अभी जो नायडू को चुना गया है, ये उनके उसी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है कि वो हर जगह केवल साफ सुथरे कैंडिडेट ही चुनेंगे। तो ये वो 5 कारण हैं जिनकी वजह से पार्टी ने वेंकैया नायडू को चुना है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। कल सुबह तक आपके पास ढेर सारी खबरें होंगी। द लल्लन टॉप के साथ भी आप जुड़े रहिए। हम आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी ढेर सारी बातें बताते रहेंगे। दोनों तरफ के कैंडिडेट्स के बारे में ढेर सारी बातें बताएंगे और ये चुनाव 5 अगस्त को होना है। तब तक के लिए शुक्रिया।